Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज हम लोग सॉल्व करेंगे कोल इंडिया 2022 का इंग्लिश सेक्शन। ओके, यस। तो इस कोल इंडिया का जो जनरल पेपर है उसमें 4 सेक्शंस होते हैं और 25 क्वेश्चंस होते हैं फ्रॉम ईच सेक्शन, है ना। जीके, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड देन इंग्लिश। तो आज मैं आपके लिए इंग्लिश के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रही हूँ और ये सारे भी आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन पे, राइट। यस, सो फ्रॉम हियर जनरल इंग्लिश सेक्शन स्टार्टिंग। सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। हमारा आज के सेशन का एम ये है कि क्वेश्चंस के पैटर्न को समझें, क्वेश्चंस के लेवल को समझें, और अगर आप कोल इंडिया के लिए अपेयर हो रहे हैं तो आपकी इंग्लिश में तैयारी क्या कैसी होनी चाहिए, आपको इसका एक ओवरव्यू मिले और अकॉर्डिंगली आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सके, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। Select the most appropriate option to fill in the blank. The director has great confidence in his actors to at about his actors and they also have proved it, है ना। तो डायरेक्टर के पास अपने एक्टर्स में बहुत कॉन्फिडेंस था, है ना। अगर हमें हिंदी में बताना हो, कभी कभी अगर डाउट हो ना तो थोड़ा ऐसे भी देख सकते हैं, नहीं तो कॉन्फिडेंस के साथ क्या, आई हैव ग्रेट कॉन्फिडेंस इन यू, टीचर हैज ग्रेट कॉन्फिडेंस इन हिज स्टूडेंट्स, है ना। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ हम इन यूज करेंगे। कॉन्फिडेंस जो है ना वो कॉन्फिडेंस उसमें है, ही हैज अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ। तो कॉन्फिडेंस के साथ हम इन यूज करेंगे। सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझेंगे कि कौन सा प्रीपोजिशन इसके साथ जा रहा है। तो डायरेक्टर हैज ग्रेट कॉन्फिडेंस इन हिज एक्टर्स एंड दे हैव आल्सो प्रूव्ड इट, करेक्ट। ये सारे प्रीपोजिशन का यूजेस आपको सीखना है ना। अगर इनके आपको कहीं डाउट लग रहा हो तो आप समझिए कि आपको प्रीपोजिशन का यूजेस सीखना है। इन कहाँ पे यूज होगा, टू कहाँ पे यूज होगा, एट मतलब पर, है ना, उसके ऊपर, या जब पर इज द हिंदी रफली, तो ऐसे अबाउट उसके बारे में, है ना। तो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट नहीं, मोस्ट जो करेक्ट है, करेक्ट हमारा बस इन है। द डायरेक्टर हैज ग्रेट कॉन्फिडेंस इन हिज एक्टर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। आई विल जूम आउट वेर एवर द फॉन्ट विल बी स्मॉलर, ना, तो मैं जूम आउट करने की कोशिश करूंगी। कभी कभी फॉन्ट का जो साइज है ना कहीं कम कहीं ज्यादा है, राइट। यस, तो चलिए आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। इफ देयर इज नो एरर सेलेक्ट नो एरर, ठीक है। तो आई थिंक ही मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक इन सम वे और अदर, है ना। तो यहाँ पे अगर देखने की कोशिश करेंगे तो जब ग्रामेटिकल एरर होता है ना तो आप क्या देखते हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट रिलेशन देखते हैं, है ना। आई थिंक यू मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक इन सम वे, मतलब ऐसा हो सकता है ना कि कुछ जो प्रेडिकेट और सब्जेक्ट में कुछ मिसमैच हो जाता है कभी कभी, या कभी वर्ब देखेंगे कि वर्ब का पर्टिकुलर फॉर्म V1 V2 V3 सही लगा है कि नहीं, प्रीपोजिशन भी देखते हैं कि सही है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि कुछ फिर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये हमारा तरीका है ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करने का। तो आई थिंक ही मस्ट, यहाँ से सब कुछ ठीक है, ही मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक, बिल्कुल हो सकता है कि उसने, मुझे लगता है कि उसने कुछ गलती की होगी, डेफिनेटली से ऐसे ही बोलते हैं इन सम वे। देखिए ये यहाँ पे ना ये और अदर थोड़ा रिडंडेंट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे जो हमारा जो फ्रेज है वो गलती जो है वो इसमें है, इन सम वे और अदर। आई थिंक ही हैज मिस्टेक्स इन सम वे, उसने किसी तरीके से गलती की, तो इन सम वे हो जा रहा है, और अदर बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दिस इज रिडंडेंट, दिस इज एक्स्ट्रा, दिस इज नॉट नीडेड, दिस इज अननेसेसरी। सो यहाँ पे गलती क्या हो जाएगी, इन सम वे, ओके, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो आपको ना ध्यान देने की जरूरत है स्पेलिंग में, ठीक है। तो कुछ कुछ जो लंबे से वर्ड्स होते हैं ना, और जैसे डाइकोटमस हो गया, या फिर एक्सपीरियंशियल हो गया, या फिर और भी ऐसे टफ टफ से वर्ड, किसी डिजीजेस के नाम होते हैं बड़े बड़े, मतलब कुछ कुछ कभी कभी ऐसे ऐसे डिफिकल्ट से वर्ड भी रहते हैं, और एग्जाम के प्रेशर में ना क्या होता है कि वी आर नॉट एबल टू टिक ऑन द करेक्ट वर्ड, तो वो सिली मिस्टेक नहीं कीजिएगा। जनरली स्पेलिंग तो सबको याद होता ही है, बट भी एग्जाम के प्रेशर में अगर कोई टफ सा वर्ड आ जाता है तो सिली मिस्टेक आपको नहीं करना, वो आपको ध्यान देना। तो लेथल है, लीक है, लीच है और लगाड़ है, ठीक है। तो एक्चुअली द वर्ड इज LAGGARD, और लगाट मतलब क्या होता है, लगाट मतलब जो लैग कर जाता है, मतलब
कोई चीज जो पीछे, कोई इंसान जो बार बार पीछे छूट जा रहा है, या समथिंग विच इज लैगिंग बिहाइंड इज कॉल्ड लैगार्ड। तो लैगार्ड एक एटीट्यूड है जिसे, या फिर किसी पर्सन को हम डिनोट करते हैं। अब समथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड, समथिंग कुछ छूट जा रहा है, कुछ रह जा रहा है, दैट इज लैगार्ड। जो जनरली कोई किसी काम को धीरे धीरे करता है, पीछे हो जाता है, वो लैगार्ड। ठीक है, पीछे हो जाना। व्हाट इज दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? यस, सो अलव्या, I had already mentioned, I am solving CIL 2022 English section. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। Find the most appropriate word for the given group of words. Most appropriate word for the given group of words. So a person who doesn't have a settled home leads a wandering life. तो suppose exam में एक question आया है, तो what you will do, how you will solve? Traveler, tourist, vagabond, rustic. तो traveler, tourist आपको मीनिंग पता है, ये traveler और tourist तो हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि traveler और tourist एक wandering life नहीं लीड करते। wandering life लीड करने वाले को vagabond कहा जाता है। ठीक है, और rustic मतलब क्या होता है? rustic मतलब किसी कोई ऐसा एटीट्यूड किसी इंसान का कि वो बहुत ही ज्यादा सिंपल और रूरल लाइफ लीड कर रहा है ना। वो अर्बन लाइफस्टाइल के जो स्टाइल होते हैं, अर्बन लाइफ स्टाइल के जो तरीके होते हैं, किसी पर्सन में अगर नहीं है तो हम उसे रस्टिक कहते हैं। रस्टिक जो कि सिंपल गांव का रूरल लाइफस्टाइल जिसका है, दैट पर्सन इज कॉल्ड रस्टिक। ओके, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करें ना, तो जो जो भी ऑप्शंस में वर्ड है या जो भी नए वर्ड्स आपको मिल पा रहे हैं उन सबको देखें, क्योंकि इंग्लिश बहुत टफ नहीं आता। तो आपका कोशिश ये होना चाहिए कि 25 आउट ऑफ 25 मिले, एक भी क्वेश्चन आप ना छोड़े। तो उसके लिए बस यू जस्ट नीड योर फोकस है। ओके, और जितना भी हो सकेगा मैक्सिमम मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन तो करूंगी। सिलेक्ट द ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस मोस्ट लॉजिकली एंड एप्रोप्रिएटली। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, लॉजिकली भी है ना, लॉजिक, रीजन बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। The electricity was cut off last night. Electricity cut off अगर हुआ था तो क्यों हुआ था? There was an explosion at the power station. Yes, हो सकता है। Politician was very angry. It's illogical. Politician गुस्सा था तो उससे क्या हो गया? We shall have to cut down our expenses. Wrong. The call was cut suddenly. तो यहाँ पे हमारा obviously लॉजिकली ये सही है, और हमें कोई मिस्टेक भी नहीं दिख रही ग्रामेटिकली है ना, तो मिस्टेक भी इसमें नहीं दिख रही, तो पॉइंट नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर 5, 6, सिलेक्ट द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुल। तो आप देख रहे हैं कि ग्रामेटिकली करेक्ट और मीनिंगफुल इस टाइप के क्वेश्चंस काफी सारे हैं CIL में। स्पेलिंग्स वाले भी काफी सेक्शंस है, प्रीपोजिशंस के सेक्शंस है, ये सब ना आप ध्यान में रखिए। टू टेक आउट सीवेंट सम मनी इनटू द बैंक, तो ये ना थोड़ा जंबल टाइप का लग रहा है, तो जंबल टाइप का लग रहा है, तो सब्जेक्ट सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है। यहाँ तक तो हमें भी समझ में आया। तो सब्जेक्ट होगा, फिर प्रेडिकेट होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इस तरीके से सेंटेंस होगा। तो शी वेंट इनटू द बैंक टू टेक आउट सम मनी, है ना, सब्जेक्ट वर्ब प्रेडिकेट, है ना। तो यहाँ पे देखिए, सम मनी इनटू द बैंक, टू टेक आउट, सी वेंट, ये सब बिल्कुल गलत है। ओके, पॉइंट नंबर 4। बस पैटर्न समझिए, बहुत मुश्किल नहीं है, आई नो, बट कभी एग्जाम में आपको ये ध्यान देना है कि आपको 25 में 20 नहीं लाना है भाई, 25 में 25 लाना है। तो उसमें माइन्यूट चीजों को भी ध्यान दीजिए। एज शी डिडंट नो द मीनिंग ऑफ अ वर्ड, शी डैश इनटू द डिक्शनरी, है ना, इस मीनिंग नहीं पता था तो शी चेक्ड। अगर चेक करते हैं तो हम क्या चेक करते हैं? चेक करते हैं कि भाई कोई चीज है कि नहीं, येस और नो, वेदर इट इज प्रेजेंट देयर और नॉट, आप जाकर चेक करते हो। बट यू हैव टू फाइंड समथिंग, तो आप बोलोगे क्या? लुक इट अप। ओके, वॉच आउट, वॉच आउट का मीनिंग थोड़ा ऐसा सा हो जाता है ना, थोड़ी रखवाली करना और जैसा मीनिंग आ जाता है वॉच आउट का। वॉच आउट मीन्स जस्ट वॉच आउट इफ द इंस्पेक्टर हैज कम, है ना, वॉच आउट इफ द पावर इज ऑन, है ना, लाइक दैट। तो वॉच आउट में एकदम चेक करते हैं, थोड़ा सावधानी बरतते हैं, चेक करते हैं कि सब ठीक है कि नहीं। सॉ थ्रू इट, आई सॉ थ्रू द होल, सॉ थ्रू इट मतलब ये कुछ है, अब सीइंग थ्रू इट, सीइंग थ्रू समथिंग, है ना। तो आई सॉ थ्रू द होल, तो वो हो जाता है कि सीइंग थ्रू समथिंग, देयर इज समथिंग, सम पैसेज, समथिंग जिसे आप देख रहे हो, राइट। तो लुक इट अप इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। सिलेक्ट द ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस मोस्ट लॉजिकली एंड अप्रोप्रिएटली। यहाँ पे भी देखिए लॉजिकली वाला चीज है। तो अविका लुक्स एग्जॉस्टेड, अविका एग्जॉस्टेड है, अविका एग्जॉस्टेड है, थकी हुई है, टायर्ड है। क्यों? फटीग है उसके पास, क्यों? क्योंकि उसके सारे पैसे खत्म हो गए। तो क्या किसी के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं तो वो एग्जॉस्टेड लुक करेगा? मे भी जरूरी है, मे भी जरूरी नहीं है। हर मदर इज बिजी अपस्टेयर्स, तो ये लॉजिकली बिल्कुल अपोजिट है। मतलब मदर बिजी है तो व्हाई शी इज एग्जॉस्टेड,
है ना. Why Avika is exhausted. Her teacher has asked her to write several questions again, है ना. This again monotony is helping us to know that कि हाँ ये exhaust हो सकती है. She wants a new cardigan, तो यहाँ पे भी नहीं होगा. तो point number 3. और फिर appropriately, क्योंकि हम लोग देखिए कोई grammatical mistake तो नहीं है तो point number 3. Question number 9. Select the most appropriate option to fill in the blank. They dash Scandinavian countries in the next vacation, है ना. तो they have been visiting, they visited, will be visiting, have visited. ठीक है. तो next vacation मतलब ये फ्यूचर में होने वाला है. तो फ्यूचर ये फ्यूचर में होने वाला है ना. इन द नेक्स्ट आई विल विजिट स्कैंडिनेवियन कंट्रीज इन माई नेक्स्ट ट्रिप, इन माई नेक्स्ट वेकेशन, लाइक दैट. तो दे हैव बीन विजिटिंग, दे हैव बीन विजिटिंग स्कैंडिनेवियन कंट्रीज सिंस लास्ट 10 years. अगर ऐसा होता है कि हर साल वो लोग स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जा रहे हैं तो हैव बीन विजिटिंग. दे विजिटेड लास्ट ईयर, they will be visiting next year or next vacation. So point number 3, they have visited Scandinavian countries 3 times in a row, है ना. वो विजिट करते आ रहे हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, अभी तक 3 बार हो चुका है ना. तो देखिए किस तरीके से वर्ब फॉर्म्स का यूज होता है. देखिए सिली मिस्टेक इंग्लिश में बिल्कुल भी नहीं करनी है. और हाँ चलिए थोड़ा जितना भी हो सकता है हमें ज्ञान लेना है. तो स्कैंडिनेवियन का मतलब क्या है. स्कैंडिनेवियन कौन कौन सी कंट्रीज होती है. नॉर्थ यूरोप कंट्रीज को ना हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहते हैं. नॉर्थ यूरोप कंट्रीज जैसे डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया. तो ये सब का जो कल्चर है, रहन सहन है, वो उसे हम स्कैंडिनेवियन टर्म से जानते हैं. राइट. ठीक है. चलिए होप इट हेल्प्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम. यहाँ पे ना क्या होता है, गलती हो जाती है. सिनोनिम एंटोनिम मैंने CIL में देखा है, ये लोग सिनोनिम बोलते हैं और यहाँ पे ना एंटोनिम दिया हुआ रहता है, या फिर अगर यहाँ पे एंटोनिम पूछा है तो इसको सिनोनिम दिए रहते हैं. तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चे गलती करें. तो क्रेविंग अगर आपको कोई चीज चाहिए, दैट मीन्स यू आर क्रेविंग फॉर समथिंग. यू आर क्रेविंग आइसक्रीम, यू आर क्रेविंग पिज्जा, है ना. यू डिसलाइक बिल्कुल गलत हो जाएगा. डिटरमाइन बिल्कुल गलत हो जाएगा. डिटेस्ट पता है क्या होता है. डिटेस्ट का मतलब हेट मतलब कौन सा वाला हेट. एक्सट्रीम हेट, है ना. किसी चीज से आप बहुत ज्यादा नफरत करते हो. तो आई हेट गोइंग आउट इन दी हॉट समर, है ना. आई हेट गोइंग आउट इन हॉट समर को आप कह सकते हैं आई डिटेस्ट ट्रैवलिंग इन हॉट समर. इट विल लुक गुड दैट यू हैव गुड इंग्लिश, है ना. आई डिटेस्ट गोइंग आउट इन हॉट समर आप कह सकते हो. ओके. चलिए क्वेश्चन नंबर 11. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम. इडियम्स एंड फ्रेजेस भी आपको पढ़ने हैं. बहुत टफ नहीं आता, बट एक नॉर्मली आपको आइडिया होना चाहिए इडियम्स एंड फ्रेजेस का. बहुत सारे वीडियो इडियम्स एंड फ्रेजेस की लिस्ट आप कहीं से भी मिलेगी, या हो सकता है आप हमें बताइएगा, हम आपको प्रोवाइड करेंगे लिस्ट इडियम्स एंड फ्रेजेस की, और उससे आपको एक बार सारा रिवाइज कर लेना है. लिफ्ट वन स्पिरिट मतलब बस आपको मोटिवेट करना एंड ऑल. तो ये सब नहीं होगा. टू मेक वन फील हैप्पियर, है ना. कभी कभी मैंने देखा है प्रीवियस PYQ CIL में थोड़े टफ इडियम्स भी आए हैं. इस बार इजी है बट टफ भी आता है, मॉडरेटली टफ आ सकता है. तो जस्ट रीड इट. क्वेश्चन नंबर 12 देखिए. ये जम्बल्ड सेंटेंसेस हैं जिसको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है. ठीक है. तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है. तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, पहले फाइंड आउट करेंगे कि सबसे पहले क्या होता है. सबसे पहले कोई किसी भी इवेंट को डिस्क्राइब करते हैं. तो सुनामी आया था, तो कब सुनामी आया था पहले ये बताते हैं, कब और कहाँ सुनामी आया था. तो 16 सितंबर की रात दुबई में सुनामी आया. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल ये बस मैं से तो डिस्क्राइब करते हैं. तो ऑन मंडे लास्ट वीक ऐसा कुछ हुआ, तो डेफिनेटली ये पहला होगा, है ना. ऑन संडे लास्ट वीक स्नोफॉल हुआ था, है ना. यहाँ एक्सप्रेस वे में स्नोफॉल हुआ था. एक्सप्रेस वे में काफी सारी गाड़ियां रहती है. ठीक. अब क्या होता है, अब देखेंगे कि अब इसके बाद क्या होगा. तो 100 ऑफ मोटरिस्ट वर स्ट्रैंडेड ओवरनाइट इन फ्रीजिंग टेम्परेचर. तो ओके. फिर देखिए इसका इम्प्लीकेशन दिया हुआ है, किसके कारण क्या क्या हुआ. 3 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, अब तीनों को अरेंज करना है. व्हाइल सम मोटरिस्ट अबंडन देयर व्हीकल, अदर फेस्ड अ सीरियस सिचुएशन. अब इसके बाद क्या होता है कि अगर 16 सितंबर को दुबई में सुनामी आया, तो उसके बाद हम सीधा मेन पॉइंट डिस्क्राइब करते हैं, जिसमें कि 50 घर डूब गए और 1000 लोगों की डेथ हो गई. उसके बाद हम फर्दर डिटेल में जाते हैं. तो यहाँ पे क्या करेंगे, डी होगा, जिसमें हम फर्दर डिस्क्राइब करें कि मेन पॉइंट फिर क्या हुआ. तो मेन क्या हुआ कि मल्टीपल व्हीकल क्रैश हो गए एंड इट ब्रॉट द रोडवे टू अ स्टैंड स्टिल, है ना. यहाँ पे इसके बाद हम मेन पॉइंट बताने के भाई इसके बाद क्या हुआ. इसके बाद मेन बहुत सारे मल्टीपल व्हीकल, उसके बाद फिर बताया जाता है
है ना। कोई पर्टिकुलर पॉइंट है तो बाद में बताया जाता है, जैसे कि अभी कंचनजंगा एक्सप्रेस की जो भी एक्सीडेंट था तो उसमें लास्ट में लिखा हुआ है, शुरुआत में नहीं लिखते, लास्ट में लिखते हैं कि एक 6 साल की बच्ची की भी डेथ हुई या 3 साल की बच्ची की भी डेथ हुई, मुझे याद आ रहा है, यंगेस्ट सर्वाइवर। तो यंगेस्ट सर्वाइवर बस तो हम क्या करते हैं उसको लास्ट में लिखते हैं। तो कभी अगर लिखेंगे 16 सितंबर को कंचनजंगा एक्सप्रेस में अगर एक्सीडेंट हुआ और उसमें पहला लाइन हम ये नहीं डिस्क्राइब करेंगे कि 3 साल की बच्ची यंगेस्ट सर्वाइवर थी, हम पहले ये बोलेंगे कि इतने लोगों की डेथ हुई, इतना जान माल का क्षति हुआ, उसके बाद हम पर्टिकुलर में। तो ये सब चीज आपको ध्यान देनी है। ये सब कैसे आएगा कि आप अगर आप कोशिश कीजिए कि अगर आपको इंग्लिश CIL पे आप फोकस कीजिए, सब कुछ सारा कुछ प्रैक्टिस कीजिए, जीके जीएस रीजनिंग और सब्जेक्ट भी, पर साथ ही साथ न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए। आजकल बच्चों की न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत खत्म हो गई है, मैगजीन पढ़ने की आदत खत्म हो गई है। नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉलेज का मेन सूत्र, मेन सोर्स वही लोग हैं। तो न्यूज़पेपर पढ़िए, नॉलेज आपको खुद ब खुद आपके माइंड में ना आ जाएगा चीजें कि कैसे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे that also will avoid your grammatical mistake arranging the words and all। तो पढ़ना शुरू कीजिए इंग्लिश में ना, नॉवेल्स ही पढ़िए बट पढ़िए, पढ़ना शुरू कीजिए। दिन में 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट कुछ ना कुछ इंग्लिश के लिए आप टाइम निकालिए, ठीक है। BADC अकॉर्डिंगली, जितना अगर आपको लगता है कि आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है देन यू आर नॉट रिक्वायर्ड, अगर लगता है कि पुअर है तो यू कैन वो करें BADC। तो BADC इसका आंसर हो जाएगा पहले हाँ बी 100 ऑफ मॉडरेट्स पे स्टैंडर्ड ओवरराइट इन फ्रीजिंग टेम्परेचर। तो बी के बाद हमने बताया कि भाई इतने सारे क्या थे हमारे, इतने सारे लोगों को दिक्कत हुई। उसके बाद हम बताएंगे कि मल्टीपल व्हीकल्स वेर इन क्रैश, है ना, मल्टीपल व्हीकल्स वेर इन क्रैश एंड ब्रॉट द रोडवे टू स्टैंड स्टिल। एंड देन इसके बाद हम कोई पर्टिकुलर सिचुएशन बता रहे हैं कि while some motorists abandoned their vehicles, other faced a serious situation as they run out of gas and they had no food or water, है ना। तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन हम इधर बता रहे हैं। तो बी या DC हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। बी के बाद सी बिल्कुल भी नहीं आएगा। देखिए बी के बाद सी बिल्कुल भी नहीं आएगा। ऑप्शन देखेंगे बी स्टार्ट होगा, पर बी के बाद सी इसलिए नहीं होगा कि सी कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में बता रहा है, वो हम लास्ट में बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड चूज करना है अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव द सेम जॉब और इंटरेस्ट। कुछ लोगों का सेम जॉब है या सेम इंटरेस्ट है ना। साथ मिलकर कुछ लोग साथ मिलकर कुछ आंदोलन कर रहे हैं, कुछ लोग साथ मिलकर ये नीट स्कैम एंड ऑल के लिए मान लीजिए कुछ लोग साथ मिलकर जुलूस निकाल रहे हैं। तो वो सब क्या होता है, एक सोच, एक भाईचारा जो होता है उसे हम कहते हैं फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी एक सोच वाले लोग जो एकजुट होते हैं, है ना, एक दूसरे को भाई भाई कहें, भाईचारा भी कहते हैं इसे हिंदी में। तो पॉइंट नंबर 2 इम्यूनिटी नहीं होगा, इम्यूनिटी नहीं होगा, कम्युनिटी नहीं होगा। कम्युनिटी मतलब जो लोग साथ रहते हैं एंड ऑल। कम्युनिटी का सेम जॉब इंटरेस्ट वाली चीज नहीं होगी। इसका मोस्ट इससे भी ज्यादा अप्रोप्रिएट फ्रेटर्निटी हमारे पास यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे क्या है, एंटोनिम है। एंटोनिम याद रखिए, सिनोनिम है, इसका ठीक उल्टा। बायोएंट का सिनोनिम क्या है, ये दोनों सिनोनिम है, ये दोनों बायोएंट के सिनोनिम है। और डिप्रेस्ड इज द एंटोनिम, है ना। कभी कभी किसी दिन आपको फील होता है ना, यू आर वेरी हैप्पी, यू आर वेरी एनर्जेटिक, यू आर वेरी केयरफ्री चेयरफुल, तो हम इसे कहते हैं बायोएंट, है ना। हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट, है ना, हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट, केयरफ्री चेयरफुल बिल्कुल मस्त बिंदास और कॉन्फिडेंट, है ना। इसको हम जॉन्टी भी कह सकते हैं, जॉन्टी, जोवियल, लाइट हार्टेड, ये सारे हम क्या बताएंगे, बॉयंट के सिनोनिम बताएंगे। बॉयंट मतलब कोई चीज फ्लोट कर रही है, साइंटिफिक मतलब साइंस के लैंग्वेज में। तो फ्लोट इसलिए करिए बिकॉज दैट पर्सन इज वेरी इजी इन लाइफ, वेरी इजी, सेटिस्फाइड, कॉन्फिडेंट, जॉन्टी, जोवियल इन लाइफ। तो हम उसे बोलेंगे कि आप अपनी कह सकते हो किसी फ्रेंड को, यू आर इन वेरी बॉयंट मूड टुडे, है ना। तो व्हाट्स द मैटर, है ना। इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा डिप्रेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, identify the segment in sentence which contains a grammatical error. If there is no error, select no error। ठीक है, grammatical error पढ़ेंगे ध्यान से। Once a popular source of entertainment, सर्कस इज नाउ स्ट्रगलिंग टू कीप वन सेल्फ फ्लोट, है ना। हमने बचपन में देखा है सर्कस काफी सारे जो कि हमारे चाइल्डहुड के बहुत ही पॉपुलर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट थे। बट सर्कस इज नाउ स्ट्रगलिंग टू कीप वन सेल्फ फ्लोट। टू कीप वन सेल्फ, सर्कस क्या है, नॉन लिविंग थिंग। ओवरऑल हम नॉन लिविंग थिंग को एड्रेस कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर इवेंट को। तो सर्कस इज नाउ स्ट्रगलिंग टू कीप इटसेल्फ फ्लोट, इटसेल्फ अफ्लोट। अब सर्कस खुद को जिंदा रखने के लिए
फ्लोट करे तो वन सेल्फ नहीं, वन सेल्फ, वन इज नॉट स्ट्रगलिंग टू कीप, यहाँ पे अगर वन होता है या फिर होता है ही, होता है ही इज नॉट स्ट्रगलिंग टू कीप हिमसेल्फ फ्लोट, तो सर्कस इज नाउ स्ट्रगलिंग टू कीप इटसेल्फ अफ्लोट. ओके, तो दिस इज रॉन्ग हेयर, तो हमारा आंसर हो जाएगा टू कीप वन सेल्फ अफ्लोट. ठीक है, किसी को भी कोई डाउट होगा तो आप बताएंगे मैडम ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, यहाँ पे कुछ बता दीजिए. क्वेश्चन नंबर 16, given below are 4 jumble parts of a sentence, arrange the option in correct order. जम्बल पार्ट्स का काफी ज्यादा आता है क्वेश्चन, तो बस आराम से इसे पढ़ना है, आपका माइंड खुद आंसर करेगा. आप अगर आप काफी ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या फिर बुक्स पढ़ रहे हो, पैराग्राफ्स पढ़ रहे हो, नॉवेल्स पढ़ रहे हो, मैगजीन्स पढ़ रहे हो, तो ऑल दिस थिंग्स आर लाइक नथिंग फॉर यू. देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब, प्रेडिकेट, थाउजेंड्स ऑफ सीनियर सिटीजन. सब्जेक्ट स्टार्ट किसे करते हैं, राम इज गोइंग टू प्ले, है ना, तो सब्जेक्ट कौन है, राम. बात किसकी हो रही है, थाउजेंड ऑफ सीनियर सिटीजन की बात हो रही है. तो थाउजेंड ऑफ सीनियर सिटीजन क्या किए, वो थाउजेंड सीनियर सिटीजन कहाँ के, राम ऑफ भोपाल वेंट टू प्ले. तो थाउजेंड ऑफ सीनियर सिटीजन अक्रॉस दिल्ली गॉट अ वैक्सीन, है ना, तो यहाँ पे आ रहा है सी के बाद बी, दे गॉट अ वैक्सीन. तो वैक्सीन किसके लिए, वैक्सीन बूस्टर शॉट अगेंस्ट कोविड-19. कब, कहाँ, इन द ड्राइवे दैट बिगिन ऑन मंडे, है ना. तो क्या हुआ यहाँ पे कि बहुत हजार सीनियर सिटीजन जो कि दिल्ली के थे, उनको वैक्सीन बूस्टर मिला कोविड-19 के लिए, और वो जो ड्राइव था वो मंडे को शुरू हुआ था. हिंदी में बोलते हैं ऐसा, सीबीडीए, सिंपल. ठीक है, ऐसा सोच के करना है. क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, select the most appropriate antonym. Here we are talking about antonym, and in fact you will be astonished to know that ये तीनों इसके क्या है, सिनोनिम है. सिनोनिम एंटोनिम है बस ये. ठीक है, तो बच्चों को मतलब थोड़ा भी हड़बड़ी में ना गलती हो जाएगी. गॉर्ज मतलब क्या होता है, गॉर्ज मतलब इसका एंटोनिम ये भी हो सकता है, फैमिश. फैमिश, यू नो, फैमिश. देखिए, स्टार और फैमिश ये दोनों एक ही फैमिली के वर्ड है. जब बहुत ज्यादा भूख लगती है ना, बहुत ज्यादा भूख लगती है, जैसे कुछ भी आ जाए और खाना ही है, बहुत ज्यादा भूख लगती है, उसे स्टार्व कहते हैं या फैमिश. गिव मी समथिंग, आई एम फैमिश्ड, है ना, गिव मी एनीथिंग टू इट, आई एम वेरी मच फैमिश्ड, मतलब बहुत ज्यादा भूख लगी है. ठीक है, और गॉर्ज मतलब क्या होता है, गॉर्ज मतलब बहुत ज्यादा खा लेना, है ना, इतना ज्यादा खा लेना कि भाई बैठ उठा नहीं जा रहा है, अपने आपको जितना भी जगह है उससे ज्यादा किसी भी चीज को फिल कर देना. गॉर्ज बस खाने के लिए नहीं, ऐसे भी यूज होता है कि द प्लेट इज गॉर्ज्ड अप, मतलब जितना भी प्लेट में जगह है उससे ज्यादा है ना. तो गॉर्ज मतलब कि बहुत बहुत, बेसिकली गॉर्ज मतलब बहुत, टू मेक समवन ईट अ लॉट ऑफ फूड. अगर कोई बहुत ज्यादा खा रहा है तो ईट अ लॉट ऑफ फूड. जैसे इफ यू गॉर्ज ऑन स्नैक यू विल नॉट बी एबल टू ईट डिनर. अगर आप बहुत ज्यादा स्नैक्स खा लोगे तो डिनर नहीं कर पाओगे, तो इसको क्या बोलोगे इंग्लिश में, इफ यू गॉर्ज ऑन स्नैक्स, है ना, इफ यू गॉर्ज ऑन स्नैक तो यू विल नॉट बी एबल टू हैव डिनर. ओके, राइट, लाइक दैट. तो फिर गॉर्ज का इनफैक्ट एक नाउन का भी वर्ड है, ये तो मैंने आपको वर्ब बताया, राइट. तो गॉर्ज का अगर नाउन का यूसेज देखेंगे तो गॉर्ज का मतलब होता है, मतलब ये मान लीजिए पहाड़ है, तो पहाड़ के बीच में से नदी जा रही है, तो वैली के, तो हाउ यू नैरो वैली विथ इट्स हिल, है ना. तो नैरो वैली, अगर नैरो वैली को भी गॉर्ज कहते हैं, अगल बगल में हिल है, नैरो वैली है तो उसे भी गॉर्ज कहते हैं. ठीक है, ये अगर नाउन पूछा गया तो, नाउन पूछा गया तो यहाँ पे वर्ब की बात हो रही है. तो ग्लट, सैशिएट, क्रैम. ग्लट मतलब भी क्या होता है, ग्लट मतलब भी जरूरत से ज्यादा किसी चीज को फिल कर देना, उसे ग्लट कहते हैं. तो जैसे कि आप कह सकते हैं कि ड्यू टू ग्लट इन कॉफी, बहुत ज्यादा ग्लट है मार्केट में, ड्यू टू ग्लट इन कॉफी इन मार्केट, मार्केट में बहुत ज्यादा कॉफी है तो कॉफी प्राइस हैज कम डाउन. जितना मार्केट में जगह होनी चाहिए उससे भी ज्यादा है कॉफी मार्केट में, तो प्राइस डाउन हो गया. सैशिएट मतलब खुद को खा करके सेटिस्फाई करना. क्रैम, क्रैम होता है ना कि आपने अलमीरा को आप अपने कपड़ों से भर देते हो, ठूस ठूस करते हो, आप उसे क्या करोगे, यू हैव क्रैम्ड द अलमीरा विथ योर स्टफ, जबरदस्ती ठूस देते हो आप भर भर करके. तो वही होता है कि बहुत ज्यादा खाना खाना और पूरा फिल कर देना सारी चीजों को, उसे ग्लट, सैशिएट या क्रैम कह सकते हैं. स्टार और फैमिश्ड इसका अपोजिट हो गया. क्वेश्चन नंबर 18, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड. डेविएट, डिट्राइमेंटल. डिट्राइमेंटल मतलब क्या होता है, रिस्की, कॉजिंग हार्म और डैमेज, कॉजिंग हार्म और डैमेज, है ना, ये होता है डिट्राइमेंटल. जैसे कि कह सकते हो आप, यू वेस्टिंग सो मच टाइम बिफोर एग्जाम कैन बी डिट्राइमेंटल टू योर करियर, आपको ऐसा बोला जा सकता है.
है ना। डिटोरिएट, डिवास्टेट स्पेलिंग इजी है, डिवास्टेट वेरी इजी क्वेश्चन, बस एग्जाम में ध्यान दीजिएगा किसी मिस्टेक ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 19 एलिगेंट, वेरी सिंपल। एलिगेंट यहाँ पे सिनोनिम देखना है, आराम से देखेंगे, मिस्टेक नहीं करेंगे। इंग्लिश सेक्शन में आप कोशिश कीजिए कि आपको टाइम कम से कम देना पड़े और मार्क्स ज्यादा से ज्यादा है ना, क्योंकि आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग ये दोनों आपका काफी टाइम लेगा, है ना। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, काफी टाइम लेगा। जीके जीएस में नॉर्मल टाइम ले सकता है, बट इंग्लिश ज्यादा टाइम ना ले। यू हैव टू मेक श्योर कि इंग्लिश आप फटाक से कर लें ताकि आप ये सारे में सफर ना करें। मैंने काफी सारे, मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने सीआईएल के बच्चों का इंटरव्यू लिया है, या फिर सीआईएल के जो बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया उसके बाद उनका फीडबैक लिया। फीडबैक मुझे यही मिला कि मैम रीजनिंग में और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में बहुत टाइम लग गया। एक बार कभी जीके जीएस में टफ आया था, उसमें भी टाइम लग जाता है, तो इंग्लिश के लिए टाइम नहीं मिला। इंग्लिश ना लास्ट में है, ये पहले ये सब है फिर इंग्लिश है, पहले ये तीनों है फिर इंग्लिश है। तो इंग्लिश के लिए बच्चों को क्या होता है, टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि वो लोग इसी में फंसे रह जाते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, पहले इंग्लिश कर लीजिए, 5 मिनट में कर लीजिए, इफ यू कैन डू 5 to 10 मिनट्स में कर लीजिए, और बाकी सारा चीज पे आप अच्छे से फोकस कीजिए। दिस इज माई वेरी 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 इंपॉर्टेंट टिप फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ सीआईएल और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, है ना। रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड डेफिनेटली आपका काफी टाइम लगेगा। एलिगेंट मतलब क्या होता है, एलिगेंट मतलब अट्रैक्टिव, स्मार्ट, ग्रेसफुल, अच्छे से, है ना। तो पॉइंट नंबर 2 आंसर हो जाएगा, नेचुरल नहीं, स्माइलिंग नहीं, कॉमन नहीं, ठीक है। राइट, क्वेश्चन नंबर 20, सिलेक्ट द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुल। तो यहाँ पे भी देखिए थोड़ा ना ये लोग, इन लोगों ने जम्बल्ड वर्ड्स जैसा ही कर दिया है, हर साल ऐसा नहीं होता, तो फिर भी समझिए। और ओवरऑल जो भी इंग्लिश का सिलेबस है सबको देखना है, लेवल ये ऐसा रहेगा। लास्ट नाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम गिव मी अवेक द रोड रोलर कोस्टर नॉइज। मुद्दा ये है कि जो रोड का रोलर कोस्टर नॉइज था, दैट गिव मी अवेक फॉर अ लॉन्ग टाइम लास्ट नाइट। पॉइंट नंबर 4 विल बी द आंसर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है, बहुत टफ नहीं है कॉम्प्रिहेंशन, यहाँ पर हमारा इजी है, आराम से करेंगे। सो आई जस्ट give you 10 seconds, not 10, 20 seconds to read it and then we will jump to the question. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को करने का तरीका ये है कि जस्ट गिव अ क्विक रीड ऑफ 5 to 10 सेकंड्स, है ना। उसके बाद आपको मुद्दा समझ में आ जाएगा क्या है, उसके बाद क्वेश्चंस जाइए, क्वेश्चंस पढ़िए और क्वेश्चंस के आंसर फिर इधर फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करेंगे तो भी नहीं होगा, एक क्विक रीड देना है फिर क्वेश्चंस पे जाना है। अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट, वेयर डिड द कोकोआ प्लांट ओरिजिनेट? इक्वेडर। पैराग्राफ 1 लाइन 1 में हमें आंसर मिल गया है इक्वेडर, है ना, एस्मेरल्स, इक्वेडर। क्वेश्चन नंबर 2, What is the central theme of the passage? Export, origin, production, cocoa production. Origin में confusion होगा, हो सकता है, लेकिन origin का बात सिर्फ पैराग्राफ 1 में की जा रही है। ओवरऑल पैराग्राफ 2, 3, 4 आप आगे जाओगे तो कोकोआ प्रोडक्शन जो इक्वेडर में है उसके बारे में बात की, प्रोडक्शन कैसे कैसे हुआ, कहाँ का बढ़ा, कहाँ का चैलेंजेस है, कॉम्पिटिटर क्या क्या है, ये सब कुछ दिया हुआ है ना। फ्लेवर एंड ऑल सबके बारे में बात हो रही है, तो ओरिजिन की बात नहीं हो रही यहाँ पे, टोटल प्रोडक्शन की बात हो रही है। पॉइंट नंबर 4। नेक्स्ट, Ecuador is known for the production of easiest question of whole CIL क्वेश्चन पेपर। बात किसकी हो रही है भाई, बेस्ट फ्लेवर्ड कोकोआ बिन की बात हो रही है इस पैराग्राफ में। ओवरऑल कोकोआ प्रोडक्शन की ही बात हो रही है, कॉफी की। तो बल्क चॉकलेट की बात नहीं है, बनाना एंड कॉफी की बात नहीं है, ये तो आप इजीली एलिमिनेट कर लोगे। तो बल्क कोकोआ बिन्स या बेस्ट फ्लेवर्ड कोकोआ बिन्स, है ना। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, कोकोआ बिन्स है, यहाँ पे बल्क है और यहाँ पे बेस्ट फ्लेवर्ड है ना। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, तो पूरा पढ़ोगे तो fine or flavored beans, the top quality varieties used in gourmet products because of their superior taste, accounts for only 5%, but the demand is increasing. Ecuador has emerged as the preeminent of exporter of fine beans. It is a favorite destination for globe-trotting chocolatiers in search of best, and cocoa production has become a sustainable course. यहाँ पे best flavorful, है ना, बेस्ट, यहाँ पे बेस्ट फ्लेवर्ड कोकोआ प्रोडक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, और मोस्ट फ्लेवरफुल कोकोआ प्रोडक्शन के लिए लोग कहाँ पर आ रहे हैं, यहीं पर आ रहे हैं, बस इक्वेडर में, राइट। नेक्स्ट, which statement is not true according to the passage? Ecuador lost its top position as cocoa producer because of plant disease and more cultivation in Africa and Asia। नहीं भाई, गलत है ये। अच्छा, which is not true बताना है, which is not true। Okay, the chocolatiers who look for the best flavored cocoa beans go to the equator। ये बिल्कुल सही है कि जिन लोगों को बेस्ट फ्लेवर्ड कोकोआ बीन्स चाहिए, अभी हमने हाईलाइट किया था ये सेंटेंस। इन द अर्ली 90s इक्वेडर वाज नो लॉन्गर द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ कोकोआ। नहीं भाई, ये दिया हुआ है पैसेज में, इन द अर्ली 90s इक्वेडर वाज द बेस्ट
हाँ, बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, मतलब जो इक्वेडर था वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कोकोआ, तो दिया हुआ ही है, तो अर्ली 90s भी है। और इक्वेडर लॉस्ट इट्स टॉप पोजीशन एज कोकोआ प्रोड्यूसर बिकॉज ऑफ प्लांट डिजीज एंड मोर कल्टिवेशन इन अफ्रीका एंड एशिया। ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, प्लांट डिजीज एंड द राइज ऑफ न्यू कल्टिवेशन अक्रॉस ब्रिटिश एंड फ्रेंच कॉलोनीज, इक्वेडर लूजेस इज टॉप स्पॉट, ये भी दिया हुआ है। ये तीनों पॉइंट जो है वो पैसेज में दिए हुए हैं कि करेक्ट है। द मेन एक्सपोर्ट ऑफ इक्वेडर इज फाइन कोकोआ बीन्स। आई थिंक कुछ इश्यूज है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पॉइंट बिल्कुल सही है। द मेन एक्सपोर्ट ऑफ इक्वेडर इज फाइन कोकोआ बीन्स, इट्स एब्सोल्युटली ट्रू। यहाँ पे अर्ली 90s नहीं अर्ली 20s होना चाहिए, क्योंकि पैसेज में वही दिया है, इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। तो शायद नहीं, आई एम क्वाइट श्योर कि आंसर गलत है। आंसर पॉइंट नंबर 3 होना चाहिए। 3 इज नॉट ट्रू। इन द अर्ली 20s इक्वेडर वाज नो लॉन्गर। 1 इज ट्रू, 2 इज ट्रू, 4 इज ट्रू। पॉइंट नंबर 3 में ही मुझे डाउट हो रहा है। नहीं, यहाँ पे भी तो है, इक्वेडर लूज इट्स टॉप स्पॉट इन अर्ली 90s, नहीं, तो दैट इज ऑल्सो ट्रू। ये भी ट्रू है, नो इट्स ट्रू। ठीक है, we will look into this question because all the 4 points seems to be true. चलिए, लास्ट क्वेश्चन, I will come back to this question. क्या इशू है इस क्वेश्चन में? चलिए लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। The black gold in the passage refers to obviously cocoa beans, हमने पहले ही देखा। Yeah, so with this I'll be ending the session. Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now.